नॉर्मल पिपेरियम पार्ट 1। इस पे 7 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे। और इस पे फर्स्ट वाला में है डिफाइन पिपेरियम, एनुमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ नॉर्मल पिपेरियम, राइट ब्रीफली अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द पिपेरियम एंड इट्स मैनेजमेंट। फोर्थ वाला जो एनुमरेट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन। फिफ्थ वाला जो एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन इन मिल्क सेक्रेशन। एंड सिक्स्थ वाला जो है explain the term involution, and finally define lochia and list down its types and classification. Okay, define puparium. Puparium क्या है? It is a period between the placental expulsion, मतलब third stage. Okay, it is a period between the placental expulsion to the 6 weeks. 6 weeks को हम days में डालेंगे तो 42 days होती है through the process of involution. So again I'm just repeating it. See, it is a period. Okay, it's a period between the placental expulsion and 6 weeks. Okay, ये इसी को पिपेरियम कहता है। एंड दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज अ पोस्ट पार्टम भी कहते हैं, पोस्ट नेटल भी कहते हैं, पोस्ट डिलीवरी पीरियड भी कहते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, पिपेरियम इसी को कहता है। इस पीरियड को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इमीडिएट है 24 घंटे के अंदर में, और अर्ली है 7 डेज के अंदर में, और रिमोट है 6 सप्ताह का अंदर पे। So second वाला जो क्वेश्चन है, enumerate the characteristic features of the normal puparium. So what are the characteristics? Number 1, the secretive organs. Secretive मतलब जो secrete करते हैं, हाँ, like यूट्रस में जो अंदर एंडोमेट्रियम पे क्या होता है, सब secrete होते थे ना, तो वो उस प्रकार के secretive organs क्या होता है, इवन ब्रेस्ट में भी मीन्स इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो वो सेक्रेट होते हैं, सब कुछ वो क्या होता है, रिटर्न होता है। सो दिस इज द नंबर 1 फीचर। ओके, टू दे प्रेग्नेंट मतलब प्री ग्रेविड मतलब प्रेगनेंसी समय में कैसे थे, प्री प्रेगनेंसी के पहले जैसे थे वैसे एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली रिवर्ट बैक हो जाएगा। सेकेंड वाला जो है मिल्क सेक्रेशन, दैट इज लैक्टेशन कहता है, वो इनिशिएट होती है। तीसरा जो है वापस मतलब रिकुपरेशन कहता है उसको, रिगेनिंग क्या होता है, जो फिजिकली जैसे प्रेगनेंसी के समय में पेट पड़ा हुआ है ना, तो उस प्रकार की जो भी वेट बढ़ा है, सब कुछ हुआ, तो वो सब कुछ फिजिकली, हार्मोनल, इमोशनली, ये सब कुछ डिलीवरी के बाद वापस आता है। दीज आर द फीचर्स ऑफ द पिपेरियम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ब्रीफली अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पिपेरियम। ये एक्चुअली कभी कभी 15 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 10 में है, बट ज्यादा डिटेली लिखने की जरूरत नहीं है, बट ज्यादा डिटेली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेक श्योर दैट यू गोइंग टू मेक इट वेरी शॉर्ट। ओके, इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस एक तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अदर ऑर्गन्स का भी इंपॉर्टेंट है। सो पहले हम लोग फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। सो एक्चुअली जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस कब होती है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जब खत्म हो जाती है उसी के बाद होता है। सो हम लोग क्या क्या देखेंगे इसमें, यूट्रस का बारे में देखेंगे, इन्वोल्यूशन, सर्विक्स का इन्वोल्यूशन, वेजिनल कैनाल के इन्वोल्यूशन माना वापस जाना, ओके, और पेरिनियम के इन्वोल्यूशन, ओवरीज का, लोकिया और ब्रेस्ट लैक्टेशन, ये सब कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आती है। सो लेट मी लुक एट दिस वन। सो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस? कभी कभी किसी किसी समय में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, व्हाट इज इन्वोल्यूशन, नाम पे है ना, इन माना अंदर। ओके, सो इन्वोल्यूशन मीन्स इट्स अ प्रोसेस बाय whereby the pelvic reproductive organs, ओके, जो पेल्विक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है, वापस चला जाता है, क्योंकि यूट्रस है पेल्विस में रहा, और प्रेगनेंसी के समय में वो अब्डोमेन तक, जिपिस्टोनम तक, चेस्ट के नीचे तक आया, और उसके बाद वो वापस चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एन इन्वोल्यूशन। सो उसके साथ साथ क्या होता है, जो प्लासेंटा का जो साइट है, मीन्स 15 से 20 सेंटीमीटर उसको डायमीटर पड़ा था ना, तो वो वाला जो है वहां पर एंडोमेट्रियम टिक हील होती है। सो 5 डेज में देखो इस प्रकार की हो गया, बट आप सोच लो प्रेग्नेंसी के समय में यहाँ पर एंडोमेट्री में कितनी बड़ा बच्चे थे ना, मतलब 3 4 5 किलो के बच्चे थे, प्लस amniotic फ्लूइड है, इस प्रकार के बहुत ज्यादा था, तो अभी इस प्रकार की वापस आ जाती है अपना जगह में, पोजिशन में, पेल्विस में आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ए इन्वोल्यूशन। ओके, सो सपोज इन केस वो फेल हो जाता है, मतलब वापस अंदर नहीं जाती है, उसको बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन, मीन्स वो गड़बड़ है, राइट, वो देखना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा, उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सो डिलीवरी के बाद में क्या होता है, यूट्रस बहुत फर्म, टेनिस बॉल का जैसे फर्म होता है, टेनिस बॉल बहुत टाइट होता है ना, जो क्रिकेट बॉल होती है उस प्रकार ये बहुत टाइट हो जाता है। ओके, सो
छू के देखेंगे तो वहां कंट्रैक्टेड दिखाई देगा। रिट्रैक्टेड मतलब जो मसल, जो फाइबर्स होते पहले बड़े थे बट कंट्रैक्ट होने के बाद छोटे होते वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार की जो डिलीवरी के बाद हार्डनिंग प्लस सॉफ्टनिंग दोनों होगी। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता था, यूट्रस की जो लेंथ वगैरह देखेंगे, साइज वगैरह देखेंगे, इसको 20 × 12 × 7.5 सेंटीमीटर, बट 6 सप्ताह मतलब प्यूपेरियम 6 सप्ताह मान जाता है, अदरवाइज 6 सप्ताह को हम 42 डेज भी मानते हैं। तो इसका 42 डेज के इस पे 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर तक आ जाता है। और यूट्रस जो वेट है इट इज 1000 ग्राम्स थे प्रेगनेंसी का समय में, बट यहाँ पर वो 60 ग्राम में आ गया। ओके, और द एंडोमेट्रियम जो साइट है, मीन्स जो प्लासेंटा का जो यहाँ पर अटैच हुआ है उसका जो साइज है 15 से 20 सेंटीमीटर आसपास में है ना, बट वो जगह जो है ऊंचा, मतलब इसको रेस हुआ होगा जो नॉर्मल, सपोज यूट्रस सीधा है, सपोज यहाँ पर प्लासेंटा, इस जगह थोड़ा सा रेस उठा हुआ होगा। सो दैट इज 7.5 सेंटीमीटर डिलीवरी का समय में होते हैं, बट 6 सप्ताह में वहां पर स्कार बन के 1.5 सेंटीमीटर तक ऊंचा रह जाता है। ओके, वेट रिडक्शन होती है ड्यू टू ऑटोलाइसिस। मीन्स एक तो वेट रिडक्शन कई प्रकार के होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज एक तो पानी है, ओके, पानी के 1000 ml जो amniotic फ्लूइड है उसके कारण से होता है, और बच्चे को जो 3.5 किलो का, मतलब 3 किलो मान के चलो, 3 kg का जो वह है उसका है, और प्लासेंटा का जो 500 ग्राम्स होता है उसका है, तो मान के चलो 5 से 6 वाला जो है केजी से उसी में निकल जाता है। प्लस फ्लूइड लॉस भी होती है, फ्लूइड लॉस में करीब मान के चलो यहाँ से उसको 2 लीटर, करीब 24 घंटे के अंदर में 2 लीटर करीब उसको खाली हो जाता है। सो ये दोनों वेट रिडक्शन में होते हैं। उसका अलावा जो भी जो बड़े थे वो ऑटोलाइसिस के कारण से होता है। व्हाट इज ऑटोलाइसिस, वो सेल्स है ना, जो भी सेल्स है, मसल फाइबर्स और व्हाटएवर इट इज, ओके, जो सेल्स बड़े थे वो सेल्स अपना आप वो एंजाइम्स उसको तोड़ने के लिए मदद करते हैं, वो डिस्ट्रक्शन होके वो निकल जाता है। और इस्कीमिया ऑफ यूट्रस, क्योंकि यूट्रस में क्या होता था, यूट्रस में पूरी पूरी वहां पर प्लासेंटा जो प्लासेंटा जो का ब्लड है बहुत ज्यादा सप्लाई होते थे। ओके, करीब 350 से 500 ml इस प्रकार पुश 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 एवरी एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, मैंने एवरी अस्टिंग। सो उस प्रकार की जाते समय में यहाँ पर ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, बिकॉज यहाँ प्लासेंटा तो है ही नहीं, तो किसको ब्लड देना, तो इस्कीमिया मतलब नो ब्लड सप्लाई ओवर देयर, मतलब प्लासेंटा के साइड में ब्लड सप्लाई वगैरह थोड़ा नॉर्मल साइज में आ जाता है, पहले जैसे बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। सो ओके, कंट्रैक्शन एंड रिडक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल्स, यूट्राइन मसल्स बहुत ज्यादा वेट थे क्योंकि 1000 ग्राम्स थे, वो 60 ग्राम में आने के लिए वो कंट्रैक्ट भी होता है, साइज में कम भी होता है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड reduced uterine blood supply over there. Okay, so reduction in size or position of the uterus almost same topic है, but repeat होगा, don't worry, just I'm saying this ahead. So fundus, symphysis pubis fundal height, okay, symphysis pubis, where is symphysis pubis, so this is a symphysis pubis, जो fundal height है ये है, जो पहला दिन है वो 13.5 सेंटीमीटर होता है, बट 24 घंटा तक कोई चेंजेस नहीं है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। बट जो फंडल हाइट है प्रतिदिन में उसकी 24 घंटे के बाद 1.25 सेंटीमीटर वो कम होते 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 लास्ट में यहाँ पर 6 सप्ताह में पहुंच जाएगा। पर सेकेंड वीक में वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर में आ ही जाएगा। सो पोजीशन भी समवॉट सेम ओनली, सी लुक एट दिस वन, ये अम्बलिकस के आसपास में है और धीरे 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 ये कम होता है, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 इस प्रकार की। सो इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी जो वो है सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलिकस के बीच में वो यूट्रस पाया जाता है। बट बात है 12 घंटा हो गया है उसके बाद जो अम्बलिकस के तक आ ही जाता है, और स्लाइटली उस पर थोड़ा ऊपर भी जाता है क्योंकि उसका जो ब्लीडिंग होता है ना, थोड़ा क्लॉट वगैरह होने लगेगा तो इसी कारण से। और यूट्रस जो है अपना पेल्विस में आ ही जाएगा, कब, 10वां दिन तक। तब क्या होगा, प्रतिदिन में 1 सेंटीमीटर यहाँ दिया, उसके पहले मैंने क्या बोला था 1.25 सेंटीमीटर। सो दोनों अलग अलग बुक में था, बट आई हैव मेंशन दिस बिकॉज आप लोगों को पता होना चाहिए 1 to 1.25 सेंटीमीटर प्रतिदिन कम होता है। कंसिस्टेंसी, व्हाट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन्स थिकनेस, कितना थिक है वो, ठीक है। यूट्रस की तो थिकनेस क्या होता है, तो वहां पर मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कंट्रैक्शन बहुत ज्यादा टाइट होने के कारण से यूट्रस को पैल्पेट करके देखेंगे वहां पर फर्म, मतलब बहुत टेनिस बॉल का बस दिखाई देगा, और वो सपोज सॉफ्ट रहेगा ना उसको बॉगी यूट्रस कहता है।
मेक श्योर ये बॉगी यूट्रस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अंदर ब्लीडिंग हो रहा है करके सजेस्ट करता है। सो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली चल रही है इसलिए वहां पर उसको सॉफ्ट यूट्रस है, राइट। सो एंडोमेट्रियम में क्या होता है, एंडोमेट्रियम डेसिडिया, डेसिडिया किसको कहता है, दो जो प्लासेंट एंडो आई मीन the decidua is a part of endometrium during the pregnancy is called as decidua. Okay, so वो क्या होता है डिलीवरी के बाद वो कास्ट ऑफ मतलब निकल के नीचे गिरना चाहिए, जो प्लासेंटा उसका मेम्ब्रेन्स वो सब कुछ उसके बाहर बाहर निकल के आ जाता है। से लुक एट दिस वन, इसको जो बेसल पार्ट है वो बस रह जाता है क्योंकि उसको उसी से रीजनरेशन होता है बाद में। सो सुपरफिशियल पार्ट है वो डीजेनरेट हो मतलब उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो नीचे गिर जाएगा विथ ब्लड सेल्स वहां पर है और फीटल मेम्ब्रेन थे, सब कुछ वहां नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता नहीं है वहां पर, जो लालपन दिखाई देगा जब ब्लड सप्लाई होती है, बट लालपन नहीं है तो क्या होगा, काला हो जाएगी ना, तो वो नेक्रोसिस कहता है। ओके, सो वो जो निकल के गिरता है उसको बोलते हैं लोकिया, राइट। ओके, सो रीजनरेशन कहाँ से होती है, जो नीचे जो होता है ना, जो प्लासेंटल सरफेस में, इसी को कहता है सो रीजनरेशन यहीं पर होता है। सो यहाँ से जो यूट्रिन ग्लैंड्स होती है उसका सिक्रीट होने लगता है, तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। बाय 10वां दिन में क्या होता है, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाती है और एंटायर एंडोमेट्रियम 3rd वीक तक वो ठीक होने लगता है। बट बात ये है जो प्लासेंटा साइट है ना, जो यहाँ पर इतनी बड़ा लंबा प्लासेंटा साइट 15 से 20 सेंटीमीटर आसपास में, तो वो है 6 सप्ताह में रेस्टोर होती है। सो क्लिनिकली कैसे असेस करेंगे, एज आई टोल्ड यू रेट ऑफ इन्वोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा दिया था, अम्बलाइकस तक उसको 13.5 सेंटीमीटर होती है पहला 24 घंटा में, फिर 24 घंटा मतलब डिलीवरी के बाद, उसके बाद 24 घंटा रेस्ट, नो चेंजेस, उसके बाद प्रतिदिन 1.25 सेंटीमीटर कम होता है। सो वो पूरा पूरा कैसे चेक करेंगे, जो इंच टेप में सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर एक फंडल हाइट तक उसको इंच टेप में लैब में जैसे दिखाया वैसे उसको चेक करना पड़ेगा। वो कब चेक करना पड़ेगा, फिक्स्ड टाइम ऑफ द डे, इसमें मतलब सुबह कर दिया इवनिंग कर दिया इस प्रकार की नहीं है, फिक्स टाइम आपको लेना पड़ेगा, सो दैट विल बी वेरी इजी असेस करने में। और जब भी फंडल हाइट चेक करते हैं ब्लैडर और बावल एम्प्टी होके आना चाहिए, सपोज वो भरा रहेगा ना तो फंडल हाइट थोड़ा बड़ा ऊपर रहेगा तो गलत हो जाएगा असेसमेंट, इसीलिए। सर्विक्स जो होता है, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट ना लूज हो जाता है, सर्विक्स कितना था उसका पहले गैप ही नहीं रहता प्री प्रेगनेंसी में, है ना, तो ये इतनी 3.5 मतलब एक बच्चे को जो फीटल हेड है कितना सेंटीमीटर का होता है, इट इज 9.5 सेंटीमीटर, करीब शोल्डर 10 सेंटीमीटर 10.5 इस प्रकार के आती है उसका। सो देख लो उतना लंबा बच्चा बाहर आते समय में सर्विक्स में बहुत ही लूज होगा ही है ना, और थिन भी है, स्ट्रेच्ड भी होगा, और कभी कभी वहां पर एडिमा भी होगा, ब्रूविस्ट मतलब वहां पर अंदर से छोटे छोटे ब्लड वेसल कभी कभी फट गए होंगे, राइट, और टेयर भी हो सकता है, लैसरेशन पीलिंग भी हो सकता है, मतलब छिल भी गया होगा उधर, राइट, ये सब कुछ वहां पर सर्विक्स में होने का चांसेस होता है। बट जो सर्विक्स का इस्थमस है, ओके, सर्विक्स की जो ये है, ये बीच में रहता है ना नैरो टाइप, ओके, सो जो ये है इस्टमस में इट टेक्स टाइम एक्चुअली फ्यू वीक्स एटलीस्ट उसको वापस आने में रहता है, बट 24 आवर्स में सर्विक्स की नैरो ही हो जाएगा, बट नॉर्मल स्टेट में आने का चांसेस बहुत कम है। सो यहाँ पर हम पीवी करके देखेंगे, ओके, इफ यू आर गोइंग टू डू अ पीवी ओवर हियर, मैंने फर्स्ट वीक में 2 फिंगर्स उसको दिखाई देगा, इट एडमिट्स, बट एंड ऑफ द व्हाट इज फर्स्ट वीक में आसपास में वो 1 फिंगर होगा, आई एम सॉरी 2 फिंगर्स होगा 24 घंटे के बाद, बट फर्स्ट वीक आसपास में 1 फिंगर होगा। बट ये वाला जो खुला है ना, ये ऐसे ही खुला ही रहेगा, ऐसे प्री प्रेग्नेंट स्टेट का जैसे वो वापस टाइट नहीं होगा। ओके, सो इन्वोल्यूशन है करीब 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली चलते रहेगा, और सर्विक्स में कहीं ट्रॉमा कहीं चोट है कभी इस प्रकार की है, वो वापस आने में बहुत टाइम लगेगा। बट एक बार पैरिस पैरिस ओके, पैरिस इट इज, ओके, पैरिस का मतलब ये होता है डिलीवरी, पैरिटी डिलीवरी हुआ जो नॉन आई मीन डिलीवरी जो नहीं हुआ है उसको नॉन पैरिस वुमन कहते हैं, नॉन पैरिस सर्विक्स कहते हैं। सो उसका और डिलीवरी के बाद अंतर दिखाई देगा, बिकॉज पैरिस मतलब डिलीवरी के बाद वो खुला रहता है। सो एक्सटर्नल लॉस
प्रीवियसली जो डिम्पल डिम्पल मतलब थोड़ा से गड्ढा टाइप जो दिखाई दिया, अभी क्या होगा, ये सर्विक्स जो है, ये सर्विक्स ओके ऐसे डिम्पल जैसे दिखाई दिया, तो यहाँ पर वो स्लिट दिखाई देगा, मतलब फटा जैसे दिखाई देगा, कभी लैसरेशन दिखा, लैसरेशन मतलब छील जाना, मतलब पीलिंग होना, वहां पर स्कार भी दिखाने लगेगा। सो वेजिनल वॉल जो है, ओके जो वेजिनल वॉल जो नीचे है इस पार्ट है, सो ये बहुत स्वेल हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है आफ्टर डिलीवरी, बट धीरे धीरे उसका साइज कम होने के चांसेस होती है, बट प्री प्रेगनेंट स्टेट का जैसे मतलब प्रेगनेंसी के पहले जैसे थे वैसे नहीं होगा। पर तीसरा सप्ताह तक उसका जो रूगे रूगे का मतलब है जो मसल यहाँ पर जो फोल्ड्स रहता है वो आने लगता है, बट डजंट मीन दैट उसका जो स्ट्रेचेबिलिटी थोड़ा लूज ही होता है, रबर बैंड जैसे लूज हो जाता है ना उस प्रकार की लूज हो जाता है, टाइट नहीं होगी। सो जो इंट्रोइटिस मतलब वेजिनल जो इंट्रोइटिस है, ओके जो बाहर हम लोग आगे अभी ये वेजिनल इंट्रोइटिस है, ओके या दिस इज एन एक्सटर्नल, ओके। सो ये जो ये है, ये परमानेंटली बहुत बड़ा दिखाई देगा। इसकी साइड में जो मेम्ब्रेन झिल्ली टाइप थे ना, ये हाइमन है, वो भी लैसरेट हो गया होगा, फट गया होगा उसका, और यहाँ पर कटी फिटी है, इसलिए यहाँ पर हेमाटोमा भी होने का चांसेस होता है। सो दैट एंड ऑल हैज टू बी रूल्ड आउट। ओके, पेरिनियम है, जो पेरिनियम है ये पूरी एरिया है, राइट, ये पूरा स्ट्रेच हुआ होगा, कभी स्वेलन हो गया होगा, कभी ब्रूवेस्ट मतलब अंदर से छोटे से ब्लड वेसल फटी होंगे, राइट, और उसकी कारण से ब्लड सप्लाई में ब्लू ब्लू दिखाई देगा, हल्की फुल्की, मतलब आ? और इवन जो इंटैक्ट पेरिनियम भी कभी कभी इंटैक्ट मतलब कहीं फटा नहीं है तभी भी वो ब्लू ब्लू दिखाई देंगे, हल्का फुल्का मतलब सॉरी एडिमा दिखाई देगा, और एरिथेमेटस रेड दिखाई देगा, इसका सपोज इन्फ्लेमेशन है तो पेशेंट को अनकंफर्टेबल फीलिंग रहेगा, एपिसोटमी है वो भी दिखाई देगा। सो ओवरीज पे एक्चुअली प्रेगनेंसी के समय में ओवरीज क्या करता है, काम नहीं करता है, और इट इज बिकॉज ऑफ द प्लासेंटल हार्मोन्स, ओके प्लासेंटल हार्मोन्स बहुत ज्यादा रहने के कारण से इसलिए उस प्रकार की रहता है, बट धीरे धीरे प्री प्रेगनेंसी साइकिल आएगा, और दिस आई टॉक अबाउट लेटर। लोकिया के बारे में देखेंगे, सो शॉर्ट नोट्स ऑन लोकिया पूछा जाएगा तो उसको क्या जवाब देना है। सो फर्स्ट फोर्थ नाइट लिखा है जो वेजिनल डिस्चार्ज, ओके रिमेंबर दिस वर्ड, ओके वेजिनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट फोर्थ नाइट मतलब फर्स्ट 14 डेज को कहते हैं फर्स्ट फोर्थ नाइट। सो ये पिपेरियम में जो निकलती है उसको लोकिया कहता है, प्लीज डोंट कॉल इट एस लोचिया, इट्स समथिंग अ डिफरेंट वर्ड, ओके इट्स लोकिया ओनली। वो कहाँ से शुरुआत होती है, यूट्रेन बॉडी से, ओके यूट्रेन बॉडी क्या होती है, यूट्रस के बीच में है ना, सो ये बॉडी है, सर्विक्स है और वेजना है, ये सब में उस करके निकलती है लोकिया। सो इसमें क्या रहता है, ब्लड रहती है और डेसिडुअल टिश्यू, डेसिडुअल मतलब एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होती है, और एपिथेलियल सेल्स है, ये सब कुछ उसमें रहेगा। उसमें मतलब कभी बैक्टीरिया भी समटाइम्स, ओके कभी मेम्ब्रेन्स का फ्रैगमेंट्स भी, क्लॉट्स भी, ये भी उसमें रहने का चांसेस होता है। यूजुअली इसका फ्लैशी नहीं है, इट्स अ फिशी ऑर्डर है, ओके इस फिशी जो मछली का स्मेल होता है ना उस प्रकार के रहेगा, बट नॉट ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब नो बैड स्मेल इट इज, ओके। सो इस पे पहला वाला जो टाइप है इसको लोकिया रूब्रा कहते हैं। सो ये डिस्चार्ज लाल और ब्लडी रहता है, इसीलिए उसको रूब्रा का मीनिंग क्या है, रेड कहता है। ये 1 to 4 days होती है और मे कंटेन फ्यू और स्मॉल ब्लड क्लॉट्स टू। सो नेक्स्ट वाला जो होता है लोकिया सिरोसा, सिरोसा होता है 5 to 9 days होती है, येलो कलर, येलोइश पिंक होती है, पेल ब्राउनिश होती है। और लोकिया एल्बा जो होता है ये 9 दिन हो गया ना, 9वें दिन के बाद क्या होता है, 10वां दिन, 10वां दिन से 14 दिन होती है। ये एल्बा का मीनिंग है इट इज वाइट, ओके पेल वाइट। ये क्यों होती है, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स उसमें है, WBC से ल्यूकोसाइट्स का, राइट सो उसमें है। सो जो लोकिया जो कलर है उसकी बेसिस में हम लोग को क्या पता चलता है, प्लासेंटा का जो साइट ठीक हुआ नहीं हुआ वो पता चल जाता है। जो जो एवरेज अमाउंट है ना, करीब मान के चलो 5 से 6 दिन तक जो भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो वो 250 ml तक माना जाता है। ये क्यों लोकिया का बहुत इंपॉर्टेंट हम एम्फोसिस कर रहे हैं, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स अबाउट द प्यूपरल स्टेट ऑफ द मदर, ओके मदर की जो पोस्टमार्टम पीरियड में कैसे है क्या है वो दिखाई देता है। उसका पैड, सैनिटरी पैड जब भी फेंकती है ना, सो उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसको बोलना है एक बार देख के बता देना स्मेल तो नहीं आ रहा है उसको, वो मछली का जो नॉर्मल स्मेल भी है ना, फिशी फ्लेशी स्मेल, तो वो भी उसको बहुत बुरा लगेगा, बट बात यह है यू हैव टू टेल दैट बैड स्मेल इज समथिंग
सड़ा वाला होता है करके। ओके, ऑर्डर है इफ ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब बैड स्मेल, बैड ऑर्डर भी कहता है ना। सो वो किसको दर्शाता है, इन्फेक्शन का है। रिटेन कॉटन पीस और प्लग्स मीन्स कभी कभी डिलीवरी करते समय में क्या होता है, जो मिडवाइफ है कभी कभी कॉटन पैड अंदर डाला होगा, गॉस बेस डाला होगा, वो यूट्रस में रह जाती है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। ओके, इसी के कारण से भी हो सकता है, वो इमीडिएटली 24 घंटे में नहीं पता चलती है, कम से कम 2 दिन 3 दिन लगता है उसको स्मेल आने के लिए। अमाउंट जो है स्कैंटी 250 ml होना चाहिए, सपोज वो कम है, बहुत ही कम है, वो इन्फेक्शन का आसपास में I mean you have to consider it. Okay, we can't measure 250 ml but approximately पैड से थोड़ा से दिखाई देगी, बहुत ही कम दिखाई देगा, है ना। तो इन दैट केस वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द अमाउंट। कलर है परसिस्टेंस रेड, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूसली उसको रेड दिखाई देगी। ओके, सब इन्वोल्यूशन कहते हैं कंटिन्यूसली रेड। रेड कब तक होना चाहिए रूबरा, 4 दिन तक होना चाहिए। 4 दिन के बाद भी उसको 15 दिन तक उसको लाल कलर रंग आ रही है, उसको सब इन्वोल्यूशन कहते हैं। सब इन्वोल्यूशन होता क्या है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वापस नहीं गया है, उसी को बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। सो हो सकता है वहां पर कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्लासेंटा का जो प्रोडक्ट्स है वो वहीं पर कुछ रुक सकता है, अंदर रह सकते थे। ड्यूरेशन है, जो एल्बा है 3 सप्ताह के ऊपर भी उसको पता चलती है ना, उसको लोकल लीशंस मीन्स हो सकता है उसका कोई पॉलिप है, नहीं तो कुछ कैंसर सॉर्ट ऑफ, नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम है वो दिखाई देगा। सो ब्रेस्ट एंड लैक्टेशन नेक्स्ट है। सो ब्रेस्ट में क्या है, ब्रेस्ट पूरी जो बनती है ना वो हार्मोनल स्टिमुलस की बेसिस में बनती है। फर्स्ट फ्यू डेज कोलेस्ट्रॉल निकलती है, वो क्रीमी कलर मतलब इट इज नॉट व्हाट इज इट, थोड़ा सी पीली पीली और थोड़ा क्रीमी कलर रहेगा, येलोविश। मिल्क के पहले, ओके, प्रिकुजर मतलब मिल्क आने के पहले ये आता है, मतलब स्टार्टिंग का पॉइंट है, उसको कहते हैं प्रिकुजर। ओके, ये है सेक्रेट होती है, बट ब्रेस्ट सॉफ्ट होती है, नॉन टेंडर। टेंडर का मतलब क्या होता है, पेन ऑन टच, पेन ऑन टच। सो जब ब्रेस्ट छुएंगे तो उसको क्या होगा, दर्द होने लगेगा, तो वो नहीं होता है इसमें। ओके, कोलेस्ट्रॉल निकलती है, आराम से निकलती है। 3 days आफ्टर डिलीवरी इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, 3 days। ओके, प्रोलैक्टिन लेवल होता क्या है एक बात बता दे रहा है, देखो ये है पिट्यूटरी है ना, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर। सो ये देखो ये वाला जो पिट्यूटरी यहाँ पर, ये सीधे सीधे इसके ऊपर ये सेक्रेट होगी, जितना ही ये सेक्रेट होगी ये एल्वियोले के ऊपर ये असर पड़ेगा। इसके साइड में एक मायोएपिथेलियल सेल होता है, ये प्रोलैक्टिन इसके ऊपर असर पड़ेगा, ये पूरा पूरा कंट्रैक्ट हो जाएगा, तब यहाँ पर दूध बाहर निकल के आ जाएगा। दिस इज व्हाट प्रोलैक्टिन। ओके, सो प्रोलैक्टिन की जो मात्रा जितना हो रही है, राइट, वो तीसरा दिन में वो इंक्रीज होती है। तो उसके बाद जब तीसरा दिन में इंक्रीज होगा तो ब्रेस्ट क्या होगा, फर्म होगी, तब वहां पर छूने से दर्द होने लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल्क सिक्रेशन होने लगती है और मिल्क वगैरह आने लगेगा। ओके, एंड धीरे धीरे वो जो एरियोला है ना, सॉरी व्हाट इज दैट, डक्ट है ना, वो पूरा पूरा वो बड़े होंगे, डिस्टेंट होंगे, हार्ड भी होंगे, वार्म भी होंगे। और ये सब क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा है और वीनस और लिम्फेटिक ये सब कुछ के कारण से होते हैं, सब नॉर्मल है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल एंगोर्जमेंट। एंगोर्जमेंट का मतलब है वो किसी चीज में और बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, वो बड़ा होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एंगोर्जमेंट। ओके, ये 24 घंटे से 48 घंटा तक उसको बढ़ता है, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट होती है। बट जब बच्चा पीने लगता है, ब्रेस्ट फीड लेने लगता है, वो स्पॉन्टेनियसली वो अपना आप चले जाएगा। सो बच्चा सक करता है तब क्या होगा, तो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगेगा, तो ब्रेस्ट धीरे धीरे वो फर्म होने लगेगी, फुल होगा, बहुत बड़े रहेगा और टेंडर भी रहेगा, बट दर्द होने लगेगा जब ज्यादा भारी हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। ओके, मिल्क सेक्रेशन पूरा अकुमुलेट हो जाता है ब्रेस्ट में और बाहर निकल नहीं पाता है, तो उसको ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट कहते हैं। वो कैसे ठीक करना पड़ेगा, तो बच्चों बच्चे को पिलाना पड़ेगा, ब्रेस्ट फीडिंग दिलाने के सही हो जाएगा। सो लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, मिल्क सेक्रीशन है। ये कब होती है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके, बाहर से नहीं है ये, सॉरी ये बाहर बाहर वाला जो है वो निकलता है, राइट। सो ये वाले जो हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के कारण से ये लैक्टेशन शुरू होता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस, बार बार मैं पिक्चर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चे यहाँ पर सक करता है, बच्चा यहाँ पर दूध सक करता है। सो ये है लैक्टिफरस डक्ट कहता है, ये एल्वियोलाई कहता है,
राइट। इसके ऊपर पूरा मायो एपिथेलियल सेल्स होती है। सो इसमें दो हार्मोन्स होती है, एक तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होती है, एक ऑक्सीटोसिन की जो हार्मोन होती है। ओके, सो प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये पूरा सेक्रेट होते समय में ये पूरी पूरी इसके ऊपर असर पड़ता है, ये पूरा इसका ये करता है। बट बात ये है वो केवल प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है प्रोलैक्टिन, एजेक्शन के लिए नहीं। एजेक्शन का मतलब ये बाहर निकलना, एजेक्शन का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ऑक्सीटोसिन की चार काम है देखो, एक तो यहाँ पर लेट डाउन करता है, लेटिंग डाउन, इसको पूरा इसको बाहर करने के लिए एजेक्ट, एक तो इसको पुल के बाहर आना है ना, तो ये करता है। और दूसरा आप देखो यहाँ पर जीआई, जीआई का पूरा पूरा यहाँ पर इंक्रीज हार्मोन्स होता है। और पूरी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन के कारण से जो इंटेस्टाइन पूरा लैगिंग में थे, वो पूरा पैरासिस कहता है ना, इट्स नॉट पैरालिसिस। ओके, पैरालिटिक इलियस होता है जो इंटेस्टाइन काम ही नहीं करता, बट पैरासिस का मतलब उसको जो स्लगिश एक्टिविटी, मतलब काम कम होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जीआई मोटिलिटी बढ़ने लगता है। और यहाँ यूट्रस के ऊपर क्या करता है देखो ऑक्सीटोसिन, ये और इन्वोल्यूशन के लिए हेल्प करता है और कंट्रैक्ट करता है। ओके, सो बच्चा जब सक करता है, माँ की जो है T4 T5 T6 थोरासिक जो नर्व्स, ये अफरेंट नर्व्स के थ्रू यहाँ पर जाके उसको ऑक्सीटोसिन को यहाँ पर हाइपोथैलेमस बताते हैं, हाइपोथैलेमस में यहाँ होता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ लैक्टेशन रिफ्लेक्स आर्क एंड प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। सो लेट वी जस्ट रश इट। Okay, so as we were talking about prolactin और ऑक्सीटोसिन, दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है लैक्टेशन में, मिल्क सेक्रेशन पे। सो बच्चा सक करना चाहिए और माँ का इमोशनल स्टेटस ये सब कुछ सही होना चाहिए, तब मिल्क एक्सक्रेशन होगा। सो इट्स ऑल अ प्ले, प्ले मतलब खेल है, जैसा हार्मोन्स की खेल है, प्लस रिफ्लेक्सेस का भी खेल होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस बोलना पड़ेगा उसको ऑक्सीटोसिन निकालो। तो ये सब रिफ्लेक्सेस है, राइट। और माँ लर्नड बिहेवियर, मतलब उसको माँ को दूध अच्छे से पिलाना चाहिए, राइट, वो सब कुछ उसको अच्छे से आता है। सो शी कैन really feed the baby. So the establishment and the maintenance of lactation is determined by three factors. So this is another question. Enumerate the factors that determine the establishment and the maintenance of the lactation. So सबसे पहला ये है डेवलपमेंट ऑफ द एल्वियोलाई। ओके, एल्वियोलाई क्या होता है, ब्रेस्ट की जो निपल के पास में यहाँ पर जो लैक्टिवरस डक्ट होते हैं, ये जो एल्वियोलाई की डेवलपमेंट है, उसका डक्ट की डेवलपमेंट है, उसके निपल की डेवलपमेंट है, ये सब डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, नंबर वन फैक्टर। नंबर टू फैक्टर जो होता है, ये मिल्क सेक्रीशन और मिल्क मेंटेनेंस, मतलब इनिशिएशन, ये सब कुछ कब होती है, ये प्रोलैक्टिन का हार्मोन एडिक्वेट होना चाहिए। नंबर थ्री, ये सेक्रेट बस होने के कोई फायदा नहीं है, बट बात ये यहाँ से वो बाहर निकलना भी पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्रोपल्शन ऑफ मिल्क और मिल्क एजेक्शन भी कहता है। सो एल्वियोलाई से जो बाहर निकलना, ये तीनों चीज वो लैक्टेशन को दिखाई देगा। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन? ओके, ये है एक स्टेज है लैक्टोजेनेसिस। जेनेसिस माना दिस इज समथिंग इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन होता है, ये प्रेगनेंसी का लेटर पार्ट में हो ही जाता है। एक्चुअली ये कोलेस्ट्रम जो होता है ना, कोलेस्ट्रम जो है 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में ही स्टार्ट हो जाता आने के लिए, बट बात है 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में क्या होता है, पेशेंट को निपल से बाहर निकल के आने लगता है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रम और मिल्क ये सब कुछ किसके कारण से होते, केवल प्रोलैक्टिन के कारण से। बट बात ये है, प्रोलैक्टिन तो डिलीवरी के बाद होना चाहिए था, बट डिलीवरी के पहले क्यों उसको कोलेस्ट्रम आ रहा है? आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि जो प्लासेंटल लैक्टोजन है ना, जो प्लासेंटा से जो सेक्रेट होती है जो हार्मोन है लैक्टोजन, वो लैक्टोजन क्या होता है, इट्स प्रोलैक्टिन लाइक सब्सटेंस है, वो इसको स्टिमुलेट करता है मैमरी एल्वियोलर सेल्स को, इसी के कारण से उसमें होता है। ओके, बट बात यह है डिलीवरी के बाद वो कंटिन्यूसली वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में हो जाता है। और जो मिल्क जो सेक्रेशन है दो चीज के ऊपर डिपेंड होती है, नंबर वन जो सफिशिएंट प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण से, नंबर टू माँ का खान पीन से। ओके, और उसका अलावा जो सेकेंड स्टेज होता है मिल्क सेक्रेशन अकर्स, दिस इज गैलेक्टोपोइसिस कहते हैं इसको। ओके, ये मेंटेनेंस होता है, मिल्क सेक्रेट होती है, बच्चों पिलते हैं और फिर वापस उसको आता है। ओके, सो मिल्क सेक्रेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, और ये है मूवमेंट ऑफ मिल्क फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द बेबीज माउथ। ओके, एल्वियोलाई वो लैक्टिफरस डक्ट से बाहर निकल के बच्चा जब पीता है, उसको मुंह में जो दूध आती है उसी को बोलता है लेट डाउन रिफ्लेक्स, आने के पहले जो होती है उसको लेट डाउन रिफ्लेक्स कहता है, और मिल्क एजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहता है।
Okay. Sometimes they may ask you, what do you mean by, yeah, I forgot to include this. Sometimes they ask you, what do you mean by let down reflex or milk ejection reflex. इसका मतलब है जो milk which is stored in the alveoli will be ejected or propelled when the baby sucks. That's it. ओके. सो ये सकिंग के कारण से बच्चा जब सक करेगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन होगी, तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कंट्रैक्शन देगा वो एल्वियोलाई सेल्स को, फिर बाहर निकलने के लिए हेल्प करेगा. सो ऑक्सीटोसिन के इन्फ्लुएंस के अनुसार में जो ऑल्वियोलाई कंट्रैक्ट होती है और मिल्क वगैरह डक्ट का थ्रू, लैक्टिफरस डक्ट के थ्रू बाहर निकल के आ जाएगा. सो कोलेस्ट्रम है. समटाइम दे में आस्क यू राइट अबाउट द कोलेस्ट्रम, 2 मार्क्स पे कुछ हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए. ये येलो कलर रहती है, ये प्री मिल्क सब्सटेंस कहते हैं, मिल्क आने के पहले जो आती है. इसमें हाई प्रोटीन होती है, कंटेन्स एंटीबॉडीज. ओ आई फॉरगॉट टू टेल यू, आरआरबी एग्जाम पे एक बार पूछा गया था, हाउ मच अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, आई मीन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉल, विच वन, ब्रेस्ट मिल्क, और ये इसका अमाउंट भी पूछा गया था. दैट इज व्हाई आई हैव पुट दिस फिगर सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न. सो 8.6 कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें, और इसमें 1.2, सो दैट इज हाईएस्ट प्रोटीन इसमें है. ओके, बाकी छोड़ दो, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट कोलेस्ट्रॉल के देखो मीटर नहीं रहेगा क्योंकि उसमें ग्लूकोज है ही नहीं, तो बच्चों को यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अच्छा रहेगा तो मीटर रहेगा, पीने का अच्छा होता है. But again, it is protein is more higher in cholesterol. Okay, and protein is more important because it is a body builder. Okay, production, because protein antibodies को भी help करते बनाने के लिए. ओके, okay, प्रोडक्शन धीरे धीरे वो चाइल्ड बर्थ के बाद वो कम हो जाती है, और जो ट्रू मिल्क है, मतलब जो मिल्क होती है, ब्रेस्ट मिल्क होती है, वो आने लगता है. जो ब्लूइश वाइट ट्रू मिल्क जो होती है वो 3rd और 5th पोस्टमार्टम डे में निकलने लगता है. ओके, तीसरा दिन से उसको दूध आने लगता है. हाँ, यू शुड नो अबाउट वन थिंग, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क के बारे में पता होना चाहिए. फोर मिल्क को किसको कहता है, जो बच्चा पहले जब स्टार्ट करता है ना पीने के समय में, द मिल्क एट द बिगिनिंग ऑफ द फीडिंग इज कॉल्ड एज अ फोर मिल्क. सो उसमें क्या होता है, उसमें लेस फैट होता है, बहुत ही कम फैट, और फास्टर रेट में वो बच्चा वो पीता भी है और जल्दी आता भी है. सो बट बात ये है, जो हाइंड मिल्क जो होता है ना, वो बाद की, अब उसके बाद आती है हाइंड मिल्क, बट दैट इज वेरी रिच इन फैट. ओके, इट्स वेरी रिच इन फैट, एंड दिस हैज टू बी फेड अप, मतलब पहले फीड करना चाहिए. मतलब यू हैव टू टेक लॉन्ग टाइम फॉर फीडिंग दिस बेबी. सो मैटरनल ब्रेस्ट फीडिंग रिफ्लेक्सेस जो होती है, 3 मेजर मैटरनल रिफ्लेक्सेस की बेसिस में होता है. एक तो प्रोलैक्टिन की सेक्रीशन, निपल एरेक्शन और लेट डाउन रिफ्लेक्स. जो लास्ट स्टेज होती है, जो ये है, बच्चा जब सक करता है, मैंने इंजेक्शन मतलब पी लेता है, तो ये लास्ट स्टेज में खत्म होता है. ओके, जो बट बेबी जो पीता है ना, अच्छा से हेल्दी एक न्यूबॉर्न बेबी है, जब पी लेता है उसका 3 मेन इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट याद रखना है. इट्स रूटिंग, सकिंग एंड swallowing रिफ्लेक्स आते हैं. 3 मेन रिफ्लेक्सेस विच विल बी इनिशिएटेड इन द ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रोलैक्टिन इन द मिल्क सेक्रेशन. बार बार इसको रिपीट होता है, बट द क्वेश्चन इज आस्क्ड डिफरेंटली, सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट. दैट इज व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो. देखो मार्जिन में मेरी केवल क्वेश्चन नंबर लिखा है. दिस इज, आई एम नॉट सपोज्ड टू राइट दिस एंड ऑल. द रोल ऑफ द प्रोलैक्टिन इन द मिल्क सेक्रेशन विल बी माय हेडिंग एस. इसलिए मैंने आप लोग को इस प्रकार के दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स डजंट नो हाउ टू राइट द आंसर्स स्पेशली. ओके, सो प्रोलैक्टिन जो होती है एक की लैक्टोजेनिक हार्मोन होती है. लैक्टोजेनिक का मतलब क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन की जो ये मेन काम करता है प्रोलैक्टिन, बिकॉज वो प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है और मेंटेन करने के लिए भी वही हेल्प करता है. सो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स होती है जब बच्चा सक करता है ब्रेस्ट को, और बच्चा जब सक करने के बाद वही T4, 5 एंड 6 जो है थोरैसिक नर्व्स वो हाइपोथैलेमस में पहुंचा देता है. हाइपोथैलेमस में पहुंचाने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलते हैं जल्दी से प्रोलैक्टिन निकालो, और सीधा सीधा वो क्या करेगा, वो मिल्क प्रोडक्शन एल्वियोलर सेल से वो बोलेगा जल्दी से उसको सेक्रेट करो, प्रोड्यूस करो. अल्टीमेटली प्रोलैक्टिन सेक्रेट हो जाती है, और मिल्क जो प्रोडक्शन होने के बाद जो बच्चा जब सक करता है और उसकी जो कितनी बार पीता है, मीन्स कितने बार वो पीता है, प्लस इंटेंसिटी गहरा कितना कितना लंबा पीता है, टाइमिंग इज लंबा, कितना लंबा है, बट कितना उसको डेप्थ है, तो वो ये सब कुछ उसके बेसिस में बनती है. सो मिल्क प्रोडक्शन किसके बेसिस में, बच्चा जब पीते हैं कितने बार पीती है, कितना बार उसका गहरा है और कितना टाइम है. ओके, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मिल्क सेक्रेशन उसके बेसिस पे. सो अभी बच्चा जब सक करते क्या होगा, अल्टीमेटली बच्चा उसको निपल के ऊपर रखेगा तो निपल एरेक्शन होगा, मतलब सीधा हो जाएगा. अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्स के कारण से बाहर दूध निकल के आने लगेगा.
Okay, this is related to amenorrhea and ovulation. Let me explain this to you. Suppose बच्चा मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का समय में बच्चे जब ब्रेस्ट फीड होती है उसका फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, 24 घंटे में कितनी बार, 8 बार के ऊपर होंगे तो, और उसकी जो इंटेंसिटी जो लंबा मतलब नॉट लंबा गहरा, ओके, जितनी डेप्थ है मतलब ऊपर ऊपर बच्चे पी लिए तो दूध जाएगा भी नहीं है, और जितना अच्छे से खींच के पिएगा तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। ड्यूरेशन होती है कितना लंबा टाइम है, ये सब कुछ डिपेंड होती है। उसकी बेसिस में क्या होगा, प्रोलैक्टिन लेवल्स जो होती है इट इज मोर देन 50 नैनोग्राम पर एमएल होती है। सो ये एफएसएच को ये पूरा सप्रेस करेगा और इनहिबिट करेगा, और प्लस एलएच। ओके, सो एफएसएच क्या होता है, इसको ग्राफियन फॉलिकल का समय मतलब 14 दिन के पहले ग्राफियन फॉलिकल को ग्रोथ ही नहीं करने देगा, और यहाँ ओवुलेशन होने के बाद क्या होता है, कॉर्पस लुटियम होती है वो एलएच के लिए हेल्प करता है, तो ये दोनों को बंद करवा देगा। सो ये क्या कर रहा है, ये इसी के कारण से क्या होगा, ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम हो गया है, सो नो मेंस्ट्रुएशन। ओके, बट यहाँ एलएच के कारण से नो एलएच सर्च, बिकॉज एलएच सर्च सही रहेगा तभी ओवुलेशन होगा, यहाँ एन ओवुलेशन है। सो ओम निकलेगी तभी फर्टिलाइजेशन होगी। ओके, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन भी नहीं है, यहाँ पर ओवुलेशन भी नहीं है, तो इसके कारण से क्या होगा, सॉरी इसी को बोलते हैं लैक्टेशन एमनोरिया, लैक्टेशन एमनोरिया कहता है। लैक्टेशन का टाइम में एमनोरिया होने का क्यों कारण है, यही है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ मेथड, एक्चुअली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सो यू शुड नो वाई डिलीवरी के बाद क्यों वो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम लगता है आने के लिए। ओके, and decrease RH secretion also depends upon that. So what is this ejections of milk? एजेक्शन ऑफ मिल्क में जो यहाँ पर बच्चे जब सक करते हैं ना, तो यहाँ पर एल्वियोली के ऊपर ये क्या होता है, ये पूरा हाइपोथैलेमस को बता देते हैं, अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्स फिर यहाँ पर उसको दे देता है, फाइनली वो एजेक्ट होता है, बाहर निकल के आता है। सो इट इज ऑक्सीटोसिन कहाँ से होती है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होती है और निकल के आ जाता है, और इसके ऊपर जो मायोएपिथेलियल सेल्स के ऊपर कंट्रैक्ट हो जाती है एल्वियोले के ऊपर, एंड अल्टीमेटली जो यहाँ पर जो लैक्टिफरस डक्ट्स होती है, ओके ये डक्ट्स है, ये पूरा पूरा फूल के बच्चों को आने लगता है, पीने लगता है। सो लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या होता है, लेट डाउन का मतलब ऑक्सीटोसिन लेवल ऊपर नीचे होता है ना, तभी यहाँ पर वो हाइपोथैलेमस से वो उसको ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, उसी समय में लेट डाउन मतलब बाहर निकलने के लिए हेल्प करता है। तो उस समय में क्या होता है, सो टिंगलिंग सेंसेशन होगी माँ की, और जैसे ऐसे लगेगा वो कुछ खींच रहा है, राइट, और अंदर से कुछ स्क्वीज हो रहा है, पुश कर रहा है, मतलब नीचे उड़ रहा है, राइट, उस प्रकार की फीलिंग हो जाएगी। और बच्चे जब रो रहा है ना, ऑटोमेटिकली किसी किसी माँ का वहाँ दूध भी निकलती है, दैट आल्सो समटाइम्स हैपेंस। ओके, समवॉट कॉन्शियसली कंट्रोल भी होती है उसके कारण से, और धीरे धीरे वो क्या बोलता है, इसका जो लक्षण जो होता है लेट डाउन की, ड्रिबलिंग, अपना आप मिल्क धीरे धीरे एक एक बूंद निकल के आ जाएगा वंस बच्चे जो कर रहे हैं, और साथ साथ में यूट्रस भी वहां पर दर्द होने लगेगा, क्रैम्पिंग, ओके, यूट्रे क्रैम्पिंग कहता है, ये भी ऑक्सीटोसिन के कारण से, एंड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस वगैरह भी थोड़ा दिन ऐसे चलेगा, जब तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड देते रहेंगे तो वो नॉर्मल वापस आ जाएगा। So cultural aspects of lactation is also important. Why it is still is been said, because कोई लोग कोलेस्ट्रॉल पिलाता नहीं है, सो इन दैट केस हनी पिला देता है, शहद पिला देता है, तो इस बच्चों में कभी कभी एपिग्लोटिस में पूरा अटक जाएगा, बच्चा सांस लेने ही भूल जाएगा। तो वो आपको कल्चर एस्पेक्ट्स को ध्यान देना चाहिए, बट बात ये है बच्चों को तो खतरनाक में नहीं होना चाहिए, माँ को भी ये करना पड़ेगा, बट उनको कल्चर एस्पेक्ट्स में क्या है वो पता करना पड़ेगा। जो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है ना, वो जो पहला 24 घंटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60 ml करेंगे, मतलब पहला 4 दिन तक कैसे करेंगे, 60 इंटू नंबर ऑफ पोस्टमार्टम डे। ओके, सपोज पहला दिन है तो पहला दिन 60 ml होगा, सो दूसरा दिन है 120 ml होगा, इस प्रकार के होगा। सो यहाँ पर 60 इंटू 4 दिन में क्या हो रहा है, 240 है, इस प्रकार की होगा। बट ऑटोमेटिकली दिस इज पर फीडिंग में एक एक बार धीरे धीरे जो सेकेंड वीक आसपास में 200 ml आसपास में वो बच्चा पीने लगेगा, बढ़ते जाएगा। सिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन, ओके, लैक्टेशन कैसे सिमुलेट होती है, इट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो माँ की ये बताना चाहिए
ब्रेस्ट फीड देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तब वो माँ पिला पाएगी, नहीं तो नहीं पिला पाएगी, इंटरेस्ट ही नहीं हो पाएगी, एंटीनेटल पीरियड में नहीं सिखाएंगे तो। और निपल का भी केयर देना पड़ेगा। सपोज निपल फट गया है तो बच्चा पीते समय में दर्द होने लगेगा, इन दैट केस ऑल्सो हैज टू बी टॉट। ओके, सो कोलेस्ट्रम को निकाल के पिलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को नया मतलब कैसे उसको पीना नहीं पता था, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना पीने के लिए। तो इन दैट केस उसको कोलेस्ट्रम को एक्सपेल करके उसको निकल सकता है। और वहां पर क्रस्ट मतलब कहीं हार्ड है, कभी ये है, तो थोड़ा गाँव टाइप हो जाता है, तो उसको थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ेगा। यूजुअली साबुन पानी से धुलाने के बाद ऑयल करवा दिया तो ठीक होगा, ओपन वुंड नहीं होना चाहिए। इन दैट केस ऑयलिंग विल बी बेटर। ओके, सो ये करवा सकते हैं, बट बच्चों को पिलाने के पहले वो ऑयल को पोंछना पड़ेगा, बिकॉज बच्चे ऑयल पिएगा तो उसको पॉटी बहुत तेज से हो जाएगी। ओके, डिलीवरी के बाद में जो ब्रेस्ट फीडिंग हर 4 to 6 आवर्स में 3 to 5 मिनट्स इंटरवल में फर्स्ट डे देना पड़ेगा, बिकॉज उतना डिलीवरी हो गया है, विद इन आधा घंटा 1 घंटा में दे दिया, इट इज फाइन। और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद बच्चों को 4 घंटे के बाद फिर उसको पिला सकता है। और माँ को अच्छे तरह से पानी पिएगा, क्योंकि दूध पानी तो है ना, तो माँ पिएगी तभी तो बच्चों को निकलेगा, तो दूध निकलेगा निकलेगा नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो माँ को अच्छे से पिलाना पड़ेगा, खाना पीना भी देना पड़ेगा। सो एंगोजमेंट अवॉइड करने के लिए, मतलब ट्रैपिंग ऑफ मिल्क, मतलब उसमें दूध का अकुमुलेशन प्रिवेंट करने के लिए मैनुअल एक्सप्रेशन के लिए उनको बताना चाहिए। सपोज इन केस बच्चा मर गया है, राइट, और कुछ माँ उनका दूध नहीं पिलाना चाहती है बच्चे को, नहीं तो मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस मदर में, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस मदर में दूध पिलाना नहीं चाहिए। HIV मदर में भी कुछ कुछ लोग अलग करवा देते हैं, हेपेटाइटिस बी में भी कभी कभी अलग करवा देता है। सो इन दैट केसेस कभी करना पड़ेगा। लैक्टेशन को कैसे बंद करवाना है, दो तरीका होता है, एक तो हार्मोनल होता है, दूसरा जो है मैकेनिकल होता है। पहले हार्मोनल देखेंगे। डिलीवरी के बाद में क्या करेगा, ये पिट्यूटरी हार्मोन को बंद करवाने के लिए एक टैबलेट आता है, इथेनॉल ईस्ट्रोडायोल होता है, 0.05 mg TDS फॉर 5 days देना है। अदरवाइज कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन वगैरह जो है प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार में हम लोग को देना पड़ेगा ये। बट याद रखना, ये पोस्टमार्टम मदर में ये वाला जो दवाई देंगे ना, तो क्या होगा पता, थ्रोम्बो एम्बोलिक मैनिफेस्टेशंस होने लगेगा। सो ये क्या होता है, DVT। सो जो पेशेंट है, जो उनका थाई मसल्स में ये वाला जो पार्ट मोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, उसको दर्द होने लगेगा, क्योंकि dorsiflexion of the foot will give you the pain in the calf muscle, that is called as a Homan signs positive कहता है। होमन साइन क्या होता है, वो DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ये करता है। सपोज यहाँ पर ये थ्रोम्बस बन गया, इसके बाद ये व्हाइट कलर लेग भी बनेगा। ओके, इफ इट इज गोइंग टू बी वेरी सीवियर, व्हाइट लेग भी बनती है। दिस इज कॉल्ड एज प्लग मेसिया एल्बर्डोलेंस कहता है। ओके, समटाइम 2 मार्क्स में MSc का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज मीन बाय द प्लगमेशिया एल्बर्डोलेंस का मतलब है ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो क्लॉट के कारण से होती है ना, तो उसी को बोलता है। बिकॉज ये व्हाइट लेग, पूरी व्हाइट लेग दिखाई देगा। व्हाइट लेग मतलब ये थोड़ी है वैसी फेयर एंड लवली कलर लगाने के बाद गोरापन हो, तो वो नहीं है। बट व्हाइट लेग जो मतलब है, वो ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है तो वो ऑलरेडी पेल दिखाई देगा, उसी को कहता है, राइट। सो ये कब होती है, ये यूजुअली DVT होते तभी होते हैं, बट बात ये इतने लीस्टोडायोल जब देंगे ना तो ये और ज्यादा होने लगेगा, स्पेशली पोस्टमार्टम जो मदर को ये देते समय में ध्यान देना चाहिए। मैकेनिकली मतलब मैकेनिकली कैसे उसको दूध को सप्रेस कर सकता है। सो पेशेंट को दूध पिलाने का बंद करने के लिए बोलना चाहिए। और नंबर 2, मतलब ब्रेस्ट पंप वगैरह जो ब्लड, सॉरी ब्रेस्ट पंप है ना, तो उसी से दूध निकालता ना, तो वो तरीका सबको बंद करना पड़ेगा। बिकॉज निकालते निकालते क्या होगा, आते रहेगा, सो निकलने ही बंद करना पड़ेगा। ओके, एंड टाइट कंप्रेशन ऑफ द बैंडेज और बाइंडर्स, मतलब जो चेस्ट में जैसे जैसे एब्डोमिनल बाइंडर होती है, उस प्रकार की चेस्ट बाइंडर का जैसे उसको बना दिया है। सो ये सामने अच्छे से टाइट लगा के पीछे से बांध लिया है, तो ऑटोमेटिकली वो भी कंप्रेशन का एक हेल्प करेगा। एस्पिरिन का जो टैबलेट भी पेन रिलीफ के लिए वो दे सकता है। So we were talking about the physiological changes in the reproductive system. Let me talk about the physiological changes in the other systems. इसमें इतना डेट सारा है, let we go one by one. So cardiovascular फंक्शन पे क्या होगा, वॉल्यूम एडजस्टमेंट होने लगेगा। So
ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बहुत ढेर सारा चेंजेस होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, 30 to 50% आसपास में वो बढ़ती है, राइट। बट बात यह है डिलीवरी के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। 500 ml का जो नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी में, सिजेरियन है तो 1000 ml में उसको ब्लीडिंग होती है। सो ऑटोमेटिकली वो ब्लीडिंग को कम हो जाता है ना। तो ये है सो थोड़ा बहुत वहां पर जो प्लासेंटा में जाने वाला ब्लड पूरा बंद हो जाती है। सो सो ऑलमोस्ट वो कॉम्पनसेट करने के लिए मदद करता है। सो वीने केवल कंप्रेशन, मतलब जो पेशेंट जब सीधा लेटेंगे तो बीच में जो इंफीरियर वीने केवा का ऊपर ये जो ग्रेविड यूट्रस है ना, ये बारीपन दे देगा, इसको सप्रेस करवा देगा। इसको बोलते हैं ना सुपाइन हाइपोटेंशन कहते हैं ना। तो ये वाला जो है ये अपना आप ये डिलीवरी होने के बाद वो ठीक हो जाएगा। सो कंप्रेशन होने का चांसेस नहीं होंगे। और सॉरी, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत 25% टू सॉरी, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्डियक आउटपुट, ओके। कार्डियक आउटपुट है 25% to 80%, तो वो धीरे धीरे इट इज increased. Why? Because heart rate into stroke volume, this is equal to cardiac. बट यहाँ पर हार्ट रेट जो प्रेगनेंसी के समय में बढ़े थे, स्ट्रोक वॉल्यूम में बढ़े थे, बट ये धीरे धीरे डिलीवरी के बाद दोनों थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये भी डिलीवरी के बाद कम होगा, ओके। थोड़ा ज्यादा ही ये हो जाएगा तो इसका मतलब कोई गड़बड़ है, वो देखना पड़ेगा। सो हार्ट रेट है यहाँ पर 15 बीट्स पर मिनट डिलीवरी का पहले होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। सो ब्लड वॉल्यूम तभी तो है ना, इतना हार्ट बीट बढ़ेगा तभी तो क्या होगा, ब्लड पूरा वहां पुश होकर प्लासेंटा में बच्चों को जा सकता है। बट डिलीवरी के बाद में क्या होता है, ये हार्ट बीट 60 भी आने का चांसेस होता है, 40 to 60 बीट पर मिनट भी आने का चांसेस होता है। सो दैट इज नॉर्मल। सो दैट ब्रैडिकार्डिया इन द पोस्टपार्टम अडाप्टेशन इज इट्स नॉर्मल। सो यो पल्स रेट मतलब हार्ट रेट बहुत कम हो गया मत सोचना, बट इंक्रीज पल्स रेट है, ओके। पल्स रेट जब इंक्रीज होती है तो वो हेमरेज को दर्शाता है, इन्फेक्शन को दर्शाता है, थ्रोम्बोसिस को, एंजाइटी को, पेन को, एक्साइटमेंट को, ये सब कुछ है किसके कारण से पल्स रेट बढ़ी है देखना पड़ेगा। और बीपी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत होती है, ब्लीडिंग के कारण से, एनेस्थीसिया का कारण से बीपी कम होती है, पर ज्यादा ही कम हो जाएगा ना तो उसको शॉक में जा रही है, वो भी देखना पड़ेगा। और फर्स्ट वीक का आसपास में उसको नॉर्मल वगैरह बीपी वगैरह सब होना चाहिए। पीएच मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के केसेस में कभी कुछ देरी आती है वापस आने के लिए, बट दैट हैज टू बी रूल्ड आउट। हीमोग्लोबिन और हीमाटोक्रिट, हीमोग्लोबिन मतलब वही नॉर्मल 12 से 16 ये होता है ना। तो ये हीमाटोक्रिट क्या होता है, सपोज ब्लड ले लेंगे तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में आरबीसी की मात्रा कितना प्रोपोर्शन है वो उसको बताता है, राइट। सो ये दोनों में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। क्यों कम होती है, बट इन हेमाटोक्रिट इंक्रीज होती है केवल 3 से 7 दिन में, क्योंकि उसका पहला 2 दिन में क्या होगा, कम होगा। वाई? बिकॉज ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग और डायूरोसिस हो रही है। डायूरोसिस होता क्या है, हमारा बॉडी में किडनी क्या करता है, पूरी फ्लूइड को वो पूरा पूरा यूरिन का थ्रू निकाल देता है, यूरिन का थ्रू, नहीं तो स्वेटिंग का थ्रू, और उसको पर्सपिरेशन कहते हैं ना, स्वेटिंग का थ्रू। इस प्रकार की बॉडी में जो फ्लूइड्स को बाहर निकलने के लिए मदद करता है, तो इन दैट केस वो है। बट धीरे धीरे उसके बाद पानी का मात्रा कम हो जाएगा तो आरबीसी का मात्रा थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा ना, क्योंकि इसका जो इतना मात्रा है ये पानी उतनी होना चाहिए। सो ये कम करेगा, ये ज्यादा दिखाई देगा। तो ये सेम थिंग है, ये फ्लूइड यहाँ पर पूरी पूरी बॉडी में कम होने के कारण से ये हेमाटोक्रिट की मात्रा ज्यादा दिखाई देगी। और व्हाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल काउंट है 5000 से 10,000 मिलीमीटर क्यूब होती है, बट डिलीवरी और प्रेगनेंसी के समय में 15 से 20,000 तक होती है, दैट इज नॉर्मल। बट 24 घंटा 48 घंटे के अंदर में वो 40 भी होता है, सो दैट हैज टू बी चेकड आउट, बट स्टिल इट इज ओके। बट उसके बाद कम होना चाहिए, धीरे धीरे कम होना चाहिए। 4 to 7 डेज में नॉर्मल आ जाती है। और सपोज परसिस्टेंट माना कंटिन्यूस, उसका कंटिन्यूड एलिवेशन है तो वो इन्फेक्शन माना जाता है, ओके। कोअगुलेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह बंद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नियर मतलब जो डिलीवरी के समय में आसपास में वो ज़्यादा होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो प्लासेंटा निकलता है ना, तो ब्लीडिंग को अरेस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्लेटलेट्स होती है, फाइब्रिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है, ये सब कुछ उसका बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ क्या करेगा, केवल ब्लीडिंग को अरेस्ट करेगा। ब्लीडिंग कहाँ पर होगी, केवल प्लासेंटा से आसपास, मतलब प्लासेंटा जब निकलता वहीं पर, नहीं तो नीचे आड़ोस पड़ोस में कहीं चोट लगी है वहीं पर ब्लीडिंग होने का चलेगा। सपोज कहीं चोट नहीं लगी है, केवल प्लासेंटा से ही ब्लीडिंग होने का
प्लासेंटल साइट में बस होने का चांसेस होगी। सो थ्रोम्बस भी बनाने लगेगा, तो थ्रोम्बस मतलब खून की क्लॉट है ना, धक्का है ना, सो वो भी हेल्प करेगा। बट बात ध्यान देना, पेशेंट इमोबाइल नहीं होना चाहिए, पेशेंट को एम्बुलेट करना चाहिए। एम्बुलेट का मतलब क्या होता है, बिस्तर से पेशेंट को 24 घंटे के अंदर में बिस्तर से उतर के उसको चलाना चाहिए। सो 3 to 4 वीक्स में वो नॉर्मल आ जाएगा। रेस्पिरेटरी जो फंक्शंस होते हैं डिलीवरी के बाद, अब्डोमिनल प्रेशर को थोड़ा डिक्रीज हो जाती है। मींस लाइक बच्चे यहाँ पर जिफी स्टर्नम तक यहाँ पर थे, तो डिलीवरी के बाद यहाँ जिफी स्टर्नम थोड़ा कम होने, बिकॉज ये 4 सेंटीमीटर बढ़ता है ना, 4 सेंटीमीटर बढ़ने के कारण से लंग्स में प्रेशर बन जाती है। सो अल्टीमेटली ये लंग्स वगैरह जो ये डायफ्राम थोड़ा नीचे आने के कारण से, ये इसका डिस्टेंस कम होने के कारण से ठीक होती है। सो रेस्पिरेटरी रेट में कोई चेंजेस नहीं पता चलती है। एक्सक्रीटरी फंक्शन है, तो पेशेंट को डायूरोसिस होगी। ओके, सेकेंड डे से स्टार्ट होगी डायूरोसिस, पहला दिन नहीं है, सेकेंड डे से। डायूरोसिस का मतलब क्या होता है, किडनी क्या करता है, एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए वो करता है। ओके, सो इसलिए पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मतलब बहुत कई बार वो यूरिन पास करने जाती है, कितना, लगभग 3 लीटर यूरिन तक पास करेगी पहला 2-3 दिन में। सो उसको बॉडी में पूरी पूरी ऑलमोस्ट पानी ज्यादा मात्रा में निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर उसको जो ब्लैडर कैपेसिटी है, जो ब्लैडर है उसको ज्यादा होती है, ज्यादा यूरिन बढ़ जाती है, 1000 से 500 ml तक बढ़ जाती है, उसको दर्द होती है। एक्चुअली ना जो पेरिनियल फ्लोर है ना, जो पेरिनियम है, एनस के ऊपर पार्ट है, तो वहां पर चोट लगती है। प्लस ये जो ट्राइगोन है, ट्राइगोन क्या होता है, जो ब्लैडर की जो मसल्स है ना, ये ट्राइगोन शेप में रहता है, तो वहां भी एडिमा होने का चांसेस होती है। और यूरिथ्रल मेयाटिस का, बिकॉज सपोज ये इस प्रकार की इंट्रोइटस है, यहाँ यूरिथ्रा है, आते आते ये भी फटने का चांस होता है। इसी के कारण से वो क्या होता है, यूरिन पास नहीं कर पा रही, पेन के कारण से। ठीक, उसी के कारण से क्या होगा, यूरिन उसको ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा कारण यह है, रीजनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया का कारण से क्या होता है, जो ब्लैडर की सेंसेशन है, जब यूरिन बढ़ जाती है, यूरिन पास करना चाहिए था, वो काम कम करवा देता है। तो ये याद रखना, यूरिनरी रिटेंशन है, पेशेंट को हेमरेज होने का चांसेस होती है। सो यूरिनरी स्टेसिस, यूटीआई को बन जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। सो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इंक्रीज होने का चांसेस होते हैं। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मतलब यूरिन का पूरी पूरी मतलब किडनी में जाके, नेफ्रॉन में जहां वहां पर जाता है ना, तो वो ज्यादा ज्यादा वहां पर फिल्ट्रेशन के जो ये काम है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये इसमें क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन न्यूरिया। सो उसमें 1+ का आसपास में आने लगता है, ग्लूकोज भी उसमें आने लगता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज की फॉर्म पे आती है, और यूरिन कीटोन्स भी आने लगते हैं। ये सब नॉर्मल नहीं है, बट अभी प्यूपेरियम पे ये होता है, बट दिस इज नॉर्मल हियर। ओके, जो यूट्रस है, जो जो किडनी है ना, जो ये है रीनल पेल्विस कहता है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा डायलेटेड हुआ होगा, और यूट्रस भी एकदम डायलेटेड होगा, ये सब कुछ अपना शेप में नॉर्मल में आने लगता है। और यूरिनरी स्टेसिस में सपोज यूरिन यहाँ से रहा नहीं, बाहर आया नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर माइक्रोब्स वगैरह फैल के इन्फेक्शन करवा देता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन है, बहुत प्यास लगेगा क्योंकि ज्यादा यूरिन पास कर लिया है, क्योंकि लेबर का समय में, लोकिया का समय में, डायूरिसिस के समय में, पर्सपिरेशन मतलब स्वेटिंग का समय में बहुत ज्यादा उसका यूरिन सॉरी फ्लूइड्स निकल गया। ओके, स्लाइट इंटेस्टाइनल पैरासिस, पैरासिस का मतलब जब पैरालिसिस इज अ वेरी ह्यूज टर्म, बिकॉज बहुत ही ज्यादा पैरालिसिस हो गया, कुछ काम ही नहीं कर पा रहा, इसमें थोड़ा बहुत उसको थोड़ा पेरिस्टालसिस मूवमेंट थोड़ा कम होने लगता है, राइट, उसकी कारण से कॉन्स्टिपेशन होती है। और पेरिनियल मसल, अब्डोमिनल मसल में उसको टोन कम होने के कारण से, दर्द के कारण से, ये सब कुछ कॉन्स्टिपेशन के लिए वो प्रमोट करता है। सो इसका कैसे प्रिवेंट करता है, सो एम्बुलेशन, पेशेंट को बिस्तर से उठ के चलेगी तो ऑटोमेटिकली वो ग्रेविटी के कारण से नीचे आ जाएगी। और दूसरा जो खाना पीने में धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी, खाते जाएगी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटी फ्लक्टुएंस का मतलब है जो फ्लैटुलेंस, फ्लेटस मतलब जो गैस है, उसी के दवाई वगैरह कुछ दिएगा तो वो भी चल जाता है। एनिमास भी हेल्प करता है, एनिमा वगैरह अवॉइड करता है यूजुअली, दैट विल बी दिस वन। सो सपोजिटरी वगैरह लगा देता है, और ये सब कुछ के लिए वो हेल्प करता है। ओके, दूसरा ये है, जब भी लेबर का समय में, ओके,
लगा 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 करके बोलते पुश करता है ना, तो उस समय में क्या होता है, वहां पर स्ट्रेनिंग और प्रेशर होती है लेबर का समय में, वो भी लोअर लोअर पावर में। तो क्या होता है, इंटरनल हेमोरॉइड्स होने का लगता है। ओके, ओके, इंटरनल हेमोरॉइड्स होने का लगता है। ओके, दिस इज इंटरनल हेमोरॉइड्स। ओके, सो इंटरनल हेमोरॉइड्स जो होती है, हेमोरॉइड का मतलब पाइल्स कहता है ना, डायलेटेड वेन्स को कहता है हेमोरॉइड्स। सो होने लगता है, वो धीरे धीरे साइज में धीरे धीरे वापस भी गायब हो जाती है। बस टाइम लगता है उसका, 1-2 वीक का, ऑटोमेटिकली उसका सर्जिकल प्रोडक्शन वगैरह जरूरत भी नहीं है। ओके, सो जो बवल वगैरह डेली एक्टिविटी के बेसिस में वापस नॉर्मल आ जाती है, और डाइट अच्छे से खाना खाएगा, पानी पिएगा, एक्सरसाइज करेगा, लैक्सेटिव्स मतलब स्टूल सॉफ्टनर्स है, ये सब कुछ देगा तो वो नॉर्मल आ जाती है। इंटरकुमेंट्री सिस्टम फंक्शन में क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या क्या आती है, जो हाइपर पिगमेंटेशन होती है चेहरा में, जो कोलास्मा आती है, और एब्डोमेन के ऊपर में लीनिया नाइग्रा, स्ट्राइग्राइडियम, ये सब कुछ आते थे ना, तो ये सब धीरे धीरे गायब हो जाएगा। ओके, सो बिकॉज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बढ़ते थे, बहुत ज्यादा थे प्रेगनेंसी का समय में, वो कम हो जाएगा, इसलिए उसको प्रेगनेंसी, सॉरी, प्रेगनेंसी में जो पिगमेंटेशन थे वो सब कुछ कम हो जाएगा। सो स्ट्राइग्राविडिन जो स्ट्रेच मार्क्स जो होता है ना, वो थोड़ा से काला कालापन था, वो सिल्वर कलर में आ जाएगी, थोड़ा से लाइट कलर स्किन वाला पीपल पे, मतलब जो डार्क कलर वाला में वो ज्यादा गहरा दिखाई देगा, बट जो गोरापन रहता है ना, उनको थोड़ा सिल्वर कलर में दिखाई देगा। सो लीनिया नाइग्रा, और एरियोला में सेकेंडरी एरियोला तो काला होता है, वो सब कुछ फेड हो जाएगा। तो नेल जो हेयर, ये सब कुछ प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाएगी। सो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पे बहुत थक गई, बहुत फेटीग है लेबर का समय में, उस समय में उसका हाथ, गर्दन, और जो शोल्डर्स, ओके, और जो पेरिनियल मसल, वहां पर उसको चोट भी लगेंगे, दर्द भी लगेंगे। ओके, सो abdominal मसल्स लूज और रिलैक्स हो जाएगा, और फ्लैप भी एकदम लूज, ओके, पकड़ भी नहीं पाएंगे, एकदम लूज दिखाई देगा। एक्सरसाइज धीरे धीरे पोस्ट एंडल एक्सरसाइज करेंगे, वो सब सही हो जाएगी। जॉइंट्स है, स्पेशली जो पेल्विक जॉइंट पे सिम्फाइसिस प्यूबिक जो सामने है, तो वो पूरा सेपरेट होने के कारण से लेबर का समय में वो थोड़ा भयंकर दर्द होने लगेगा उसको, बट 6 to 8 वीक्स में वो नॉर्मल आने के चांसेस होता है। सो एंडोक्राइन फंक्शंस में, मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशंस पे, एज आई वाज डिस्कसिंग इन द लास्ट इमेज इटसेल्फ, ये दोनों बंद होती है। ये एफएसएच की काम वो बंद करवा देता है। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन जो है 50 mg जो है प्रतिदिन, ओके, वो सेक्रेट होती है, और ये एलएच, दोनों ये काम खत्म करवाने के कारण से ये दोनों बंद हो जाता है। सो साइकिल जो है वो नॉर्मल आती है 8 सप्ताह अंदर में, मतलब 2 महीने के अंदर में, किसी किसी का कभी कभी 1 महीने में भी आ जाती है। वी कांट रिलाई ऑन दैट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बेबी सकिंग कितना बार सिक कर रहे हैं वो है। 1.5 साल तक भी वो खींचने लगता है, राइट। बट 40% जो वुमेन जो है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था पता, 4 to 6 वीक्स में, मतलब 1.5 महीना में ही आ गया। बट बात ये 90% का 2 साल तक तो भी खींचा कभी कभी। ओके, सो ये सब कुछ क्यों किया होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन अमाउंट सही मात्रा में हो, तब ऑटोमेटिकली ये पूरा एमेनोरिया, लैक्टेशन एमेनोरिया एक मेथड है। ओके, सो ये प्रोलैक्टिन लेवल की बेसिस में ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये फीडिंग का भी चांस नहीं होता। जो लास्ट है, दिस इज इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है। सो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की मतलब जो पोस्ट नेटल और प्यूपरल वुमेन में इन्फेक्शन की बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। एक तो चोट लगी होगी सर्विक्स में, यूट्रस में, वेजाना में, वो सब कुछ इन्फेक्शन की चांसेस होगी। सो इट इज यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ब्रेस्ट, ये सब में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो अर्ली रिकग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो मदर है, डायबिटीज है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, अनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है, सब्सटेंस अब्यूज, वो तंबाकू दा ये सब कुछ पीना, लेबर का समय में प्रोलॉन्ग लेबर है, डिफिकल्ट लेबर है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, लैसरेटिव्स नहीं लैसरेशंस है। ओके, सो लैसरेशन मतलब बहुत ज्यादा छील गया वहां पर, हेमाटोमा, ब्लीडिंग हुआ हो, राइट, सिजेरियन सेक्शन हो, इसमें ज्यादा चांसेस होती है इन्फेक्शन होने के लिए। as a midwife you are supposed to check for that. So once woman जो जो भी प्रॉब्लम रिस्क वगैरह देख लिया है,
और उसके अनुसार में उसको ट्रीटमेंट देना। वार्निंग साइंस वगैरह उनका पेशेंट को बताना चाहिए। और उसके बाद जो पोस्टमार्टम इन्फेक्शन जेनिटल ट्रैक्ट में है वो 10 दिन का अंदर में पता चल जाती है, तुरंत उसको ट्रीटमेंट वगैरह करके उसको ठीक करवाना पड़ेगा। रिमेम्बर 24 घंटे में उसको टेम्परेचर नॉर्मल होता है, 38 डिग्री माना जाता है, नो प्रॉब्लम, नो नथिंग, इज बिकॉज ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के कारण से डिहाइड्रेशन होती है, फेटीग होती है, चिल्लिंग होती है, ब्लड लॉस होती है, के कारण से उसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है। बट इसको 100.4 डिग्री के ऊपर होगा उसको प्यूपरल सेप्सिस कहता है, प्यूपरल सेप्सिस। सो इसमें टेम्परेचर हो जाएगा तो माँ को ज्यादा चांसेस है मरने के लिए, भी याद रखना। सो फर्स्ट डे में ही टेम्परेचर बढ़ेगा बट दूसरा दिन से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सो प्रीमेचर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो, नहीं तो लॉन्ग प्रोलॉन्ग लेबर हो, ट्रोमेटिक लेबर हो, डिलीवरी हो, सो इन दैट केसेस इट हैज टू बी रूल्ड आउट। सो ब्रेस्ट एंगर्जमेंट में भी थोड़ा से लो ग्रेड फीवर होती है, दैट इज नॉर्मल। इसका मतलब माँ और बच्चों को अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, और थोड़ा बहुत उसमें सेम बैक्टीरियल और इसमें ये हो जाए, मतलब रहा होगा माँ और बच्चों में, इस प्रकार के नहीं होगा। सो यू कैन look into the description for related topics.